नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल केम क्लासेस में। जैसे कि अब तक हमारे 7 लेक्चर हो चुके हैं, लेक्चर 7 तक हो चुका है। लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या डिस्कस किया था? लास्ट लेक्चर में कंप्लीट फर्स्ट ऑर्डर डिस्कस किया था। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हमने उसकी काइनेटिक्स क्या है, उसका रेट इक्वेशन मैंने डिटरमाइन किया था, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताया था और क्या बताया था, हाफ लाइफ पीरियड। ठीक, उसी में आपका थोड़ा सा रह गया था कैरेक्टरिस्टिक रेट, जो आपका फर्स्ट ऑर्डर कैरेक्टरिस्टिक वो हमने वहां पर नहीं बताया था। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं इस वीडियो लेक्चर 8 में, आप जो इस वीडियो के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और उसके कुछ फर्स्ट ऑर्डर के न्यूमेरिकल। हाँ, ये न्यूमेरिकल याद रखना, जो भी सीबीएसई बोर्ड में या फिर आईसी बोर्ड में जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं या फिर आ जाएंगे, एनसीईआरटी के क्वेश्चन होंगे, कुछ जीआर बाटला के होंगे, कुछ आपके आईसी बोर्ड वाले बुक्स होंगे, एससी श्रीवास्तव, ठीक ना। तो यहाँ पर हम कुछ 8-10 न्यूमेरिकल्स कराएंगे, जो कि आपके जो भी तैयारी भी कर रहे हैं नीट वाले जेई वाले, तो उनके लिए भी है, ठीक ना। हाँ, नीट और जेई वाले याद रखेंगे। नीट वालों के लिए मैं स्पेशल वीडियो सभी न्यूमेरिकल का बता दूंगा जब पूरा कंप्लीट खत्म हो जाएगा फर्स्ट ऑर्डर। जेई वालों को मैं एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा, वहां पर जितने भी एडवांस क्वेश्चन है वो आ जाएंगे, ठीक ना। तो वो लोग परेशान नहीं होंगे, बट ये वीडियो उनके लिए भी है, ऐसा नहीं कि उनके लिए ये नहीं है। हाँ, अगर मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो वीडियो आप उसको लाइक और शेयर कर दें, ठीक ना। क्योंकि आपका उसमें कुछ नहीं जाने वाला है, लेकिन मुझे क्या मिलता है, एक मोटिवेशन होता है, मोटिवेशन हो जाता हूँ, जिससे हमारा क्या है, फायदा हो जाता है। फायदा क्या है कि सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, और सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो हमारा चैनल अपने आप मोनेटाइज होगा। ठीक, तो ये आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और प्लीज कम से कम 1-2 लोगों को शेयर करेंगे तो हमारा वीडियो आगे तक लोगों को तक भी पहुंचेगा, उनको भी इसका फायदा बेनिफिट मिल पाएगा, ठीक ना। और हाँ, जिन्होंने लास्ट टाइम सब्सक्राइब किए थे उनको बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हम इसी को आगे प्रोसीड करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को, और क्या क्या पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम क्या पढ़ने वाले हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, तो एक एक कैरेक्टरिस्टिक को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखिए, कैरेक्टरिस्टिक का मतलब क्या, उनके लक्षण क्या हैं, ठीक, क्या क्या उनकी प्रॉपर्टीज हैं। तो अब तक जितना मैंने फर्स्ट ऑर्डर में डिस्कस किया हूं उन्हीं सबको कैरेक्टरिस्टिक के फॉर्म में लिख देंगे पॉइंट वाइज, ठीक। तो हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या पढ़ा था, जिसका इसका जो रेट है, हमारा जो रेट है रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। दैट इज हमारा जो रेट है, डेरिवेशन में हमने क्या बोला था, द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। इसको और अच्छा लिखना चाह रहे हैं तो कैसे लिख सकते हैं, द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 1th पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, ठीक। और क्या हमने पढ़ा था कि अगर कंसंट्रेशन को डबल करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन आपका डबल हो जाता है, तो हमारा क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है विद रिस्पेक्ट टू दैट रिएक्टेंट, ठीक। तो हम पहला यहाँ पर पॉइंट लिखते हैं। पहला पॉइंट क्या लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक में, देयर आर फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक, देयर आर फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक, निम्नलिखित कैरेक्टरिस्टिक है। कौन कौन से हैं आपके, पहला द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन is directly proportional to the concentration of the reactant, या 1th पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, दोनों लिख सकते हैं, ठीक। दैट इज, इसका मतलब क्या है, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए। अगर रिएक्शन तुम्हारा क्या है, ए से पी, तुम्हारा क्या था, रिएक्शन क्या लिए थे, ए से पी, तो हमारा रेट क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ठीक। आगे मैंने क्या लिखा था यहाँ पर डेरिवेशन में, तो इतना लिख लिया आप लोग। अब कैसे फर्स्ट ऑर्डर को पहचानना है, तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमने बताया था कि अगर कंसंट्रेशन को रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में डबल करते हैं और रेट हमारा 2 टाइम्स हो जाता है, यानी रेट भी डबल हो जाए, तो दैट इज उस रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो यहां से क्या लिखेंगे, व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ दी
when concentration of the reactant is doubled, then the rate of reaction will also gets doubled। तब रेट ऑफ रिएक्शन में क्या हो जाए, डबल हो जाए, तब आपका क्या है, उस रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में आपका फर्स्ट ऑर्डर है। दूसरा हमने कैरेक्टरिस्टिक क्या बता, क्या लिख सकते हैं, डेरिवेशन में हमने के निकाला था, के, तो उसकी यूनिट के बारे में बात कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर की एक स्पेसिफिक यूनिट है टाइम इनवर्स। टाइम इनवर्स अगर तुम्हारा टाइम सेकंड में है, दैट इज जो के की यूनिट आएगी आपकी सेकंड इनवर्स। अगर टाइम तुम्हारा मिनट में है तो के की यूनिट क्या आ जाएगी आपकी, मिनट इनवर्स। तो यहाँ पर लिखिए दूसरा, द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, कैरेक्टरिस्टिक का दूसरा पॉइंट, द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट हैज टाइम इनवर्स, दैट इज क्या लिख सकते हैं, सेकेंड इनवर्स और मिनट इनवर्स। अगर टाइम सेकेंड में है तो के की यूनिट क्या हो जाएगी, सेकेंड इनवर्स। अगर मिनट में है टाइम तो आपका मिनट इनवर्स। ठीक, तीसरा पॉइंट क्या लिख सकते हैं, आपके जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है कौन कौन से इक्वेशन को फॉलो करते हैं, कौन कौन से इक्वेशन को ओबे करते हैं। तो तीसरा पॉइंट हम लिख सकते हैं, द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स रिएक्शन obeys the following expression। कौन कौन से थे, आपको लास्ट टाइम में जितने एक्सप्रेशन हमने निकाले थे फर्स्ट ऑर्डर के लिए वो सभी यहाँ पर लिख देंगे। एक तरह से आपका फर्स्ट ऑर्डर का रिवीजन भी हो जाएगा, और जब ये सब फॉर्मूले आपको याद रखें, इनकी कैरेक्टरिस्टिक याद रहेंगे आप, तो फर्स्ट ऑर्डर का कोई भी न्यूमेरिकल है वो आसानी से कर पाएंगे। तो हमने पहला क्या निकाला था, जो एक्सप्रेशन आया था a = a0 e की पावर -kt। ठीक, दूसरा एक्सप्रेशन क्या निकाला था, k = 2.303/t log concentration at time 0 concentration at time t, that is initial concentration upon final concentration। इसी को मैंने मॉडिफाइड किया था कि अगर x मोल डीकम्पोज होता है, टाइम t पर, x मोल रिएक्ट करता है, तो हमारा क्या बनता था 2.303। इसको अनदर फॉर्म करके मैंने लिखा रखा है, a अगर इनिशियल कंसंट्रेशन, x अगर डीकम्पोज हो रहा टाइम t पर, तो ये अपान a-x। ये मैंने तीन एक्सप्रेशन निकाले थे। ठीक, चौथी कैरेक्टरिस्टिक क्या लिख सकते हैं यहाँ पर हम, तीन हो गए। चौथी कैरेक्टरिस्टिक क्या लिख सकते हैं, हाफ लाइफ के बारे में। इसके बाद मैंने क्या निकाला था, हाफ लाइफ, तो हाफ लाइफ के बारे में लिख देते हैं। हाफ लाइफ का मैंने क्या निकाला था टर्म, जो हाफ लाइफ निकाले थे, टी हाफ = 0.693/k। इस एक्सप्रेशन से हमने बताया था जो आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, उसका जो टी हाफ है, हाफ लाइफ पीरियड है, यहाँ पर इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का नहीं आ रहा। जो कंसंट्रेशन A0 है जो हम पुट करते थे टी हाफ में नहीं इंक्लूड है, तो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं जो टी हाफ है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट के इनिशियल कंसंट्रेशन पर निर्भर नहीं करता, डिपेंड नहीं करता। तो डिपेंड किस पे करता है, तो टी हाफ ओनली डिपेंड्स अपॉन द रेट कांस्टेंट। तो हमें क्या लिखना है, द हाफ लाइफ ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है 4, द हाफ लाइफ ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, the half life of a first order reaction is independent of initial concentration of the reactant, is independent of initial concentration of the reactant। ठीक, and independent of initial concentration of the reactant and depends only on the rate constant,
सिर्फ रेट कांस्टेंट पे डिपेंड करता है, जो कि इनवर्स रिलेशन। यहाँ से हमने क्या देखा कि टी हाफ जो है कैसे इनवर्स रिलेशन, अगर रेट कांस्टेंट को बढ़ाओगे तो टी हाफ क्या हो जाएगा आपका, घट जाएगा, और रेट कांस्टेंट अगर घटाओगे तो टी हाफ बढ़ जाएगा। ये हमने कौन सी पढ़ी, चौथी कैरेक्टरिस्टिक। पांचवी कैरेक्टरिस्टिक जो कि इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या लिख सकते हैं, जो आपका मैंने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में दिया था, log 10a कंसंट्रेशन एट टाइम t वर्सेस टाइम के बीच जो प्लॉट आया था वो कैसा आया था, स्ट्रेट लाइन विद निगेटिव स्लोप। तो हम पांचवी कैरेक्टरिस्टिक में क्या लिख सकते हैं, पांचवी कैरेक्टरिस्टिक में क्या लिख सकते हैं, the slope of the plot of log 10 concentration A that is time t versus time is a straight line, is a straight line with a line slope, with a line slope, स्लोप कितना आया था, स्लोप इक्वल टू -k/2.303 ये आया था, ठीक। तो ये हम लिख सकते हैं। इसका मैंने ग्राफ कैसे बनाया था आपका, ये ऐसे आया था, इसको थोड़ा जगह मेरे पास कम, ये ऐसे होगा, ठीक ना। इसका जो स्लोप आता था k इक्वल टू माइनस स्लोप इक्वल टू -k/2.303, ठीक। ये आपका स्लोप आया था, ठीक हो जाएगा। इधर क्या था आपका, y एक्सिस पे log 10a वर्सेस टाइम के बीच प्लॉट किया था। तो ये आप लोगों ने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में पढ़ रखा था। नेक्स्ट आपका जो आपका इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है वो लिखने वाली बात है, वो समझने वाली बात है। तो वो हम लास्ट कैरेक्टरिस्टिक आया, फिर कैरेक्टरिस्टिक नंबर 6। कैरेक्टरिस्टिक नंबर 6 में हम क्या लिख सकते हैं, जो इसका nth फ्रैक्शन है वो इनिशियल कंसंट्रेशन डिपेंड नहीं करता है। जो टाइम टेकन है, जितना टाइम लग रहा है nth फ्रैक्शन के कंप्लीट होने में, वो इनिशियल कंसंट्रेशन डिपेंड नहीं करता है। क्योंकि आपने टी हाफ में पढ़ा है, टी हाफ का मतलब क्या है, ये भी फ्रैक्शन है, 50% यहाँ पर कंप्लीट हो रहा था, तो ये इनिशियल कंसंट्रेशन डिपेंड नहीं करता है। तो कोई भी हम फ्रैक्शन ले लें वो इनिशियल कंसंट्रेशन डिपेंड नहीं करेगा। तो यहाँ से मिल रहा हूँ पॉइंट, द टाइम टेकन फॉर द कंप्लीशन ऑफ 6 नंबर, द टाइम टेकन फॉर the time taken for the completion of nth fraction of a first order reaction is independent of initial concentration of the reactant, रिएक्टेंट के इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, जो टाइम nth फ्रैक्शन के कंप्लीट होने में जितना टाइम लग रहा है, ठीक ना। तो इसको हम कैसे प्रूव करेंगे, हमने प्रूफ जो निकाला था k का एक्सप्रेशन, k इक्वल टू फर्स्ट ऑर्डर के लिए 2.303 अपॉन t log a0 अपॉन a, कंसंट्रेशन इनिशियल अपॉन कंसंट्रेशन फाइनल, दैट इज टाइम t पर, ये मैंने निकाला था। अब हम मान लेते हैं कि जो nth फ्रैक्शन कंप्लीट हो रहा है उसमें टाइम कितना लग रहा है, t1/n। nth फ्रैक्शन के कंप्लीट होने में जो आपका टाइम लग रहा है, कितना लग रहा है, t1/n। तो यहां से लिख रहे हैं लेट द टाइम टेकन for the completion of nth fraction of the reaction is t1/n। अगर t टाइम हमने मान लिया कितना लग रहा है, nth फ्रैक्शन के कंप्लीट होने में टाइम कितना लग रहा है, t1/n हमने मान लिया। जैसे t हाफ मतलब t15, तो इसी तरह t1/n मतलब nth फ्रैक्शन के कंप्लीट होने में, ठीक। ये मैं लिख दिया हूं। अगर t1/n है, अगर टाइम, इसका मतलब t अगर 1/n है, अगर t
1/n है, तो x हमारा कितना जा रहा होगा, nth का a मान लेते गया होगा। जो nth फ्रैक्शन का जो x है, x मतलब जो रिएक्टेंट अमाउंट है, nth फ्रैक्शन में से a फ्रैक्शन निकल गया, nth फ्रैक्शन में से a अमाउंट निकल गया। nth क्या है, n टोटल था, टोटल में से a फ्रैक्शन निकल गया। ठीक, तो इसको क्या बोलेंगे, nth फ्रैक्शन। x का मतलब a/n का मतलब क्या है, nth फ्रैक्शन। ठीक ना, तो nth फ्रैक्शन जो उतना तुम्हारा रिएक्टेड हुआ है आपका a/n आ जाएगा। तो इसको वैल्यू को पुट करना है इसमें, ये समझ लेना। अगर टाइम 1/n है तो x जो रिएक्टेड हो रहा है, रिएक्टेड अमाउंट a/n है, इसी को हम क्या बोल देंगे, nth फ्रैक्शन। तो यहां से लिख लेना k इक्वल टू 2.303 अपॉन t लॉग a, तो a था तुम्हारा a0, यहां से क्या हो जाएगा a माइनस x के प्लेस पे a/n, यहां से क्या आ जाएगा आपका 2.303 अपॉन t लॉग, ये a सब में कॉमन हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यहां से क्या बचेगा 1/1 माइनस 1/n, ये हो जाएगा। टू 2.303 अपॉन टी लॉग, यहां से कितना हो जाएगा, साल करोगे तो ऊपर चला जाएगा n, और यहां से क्या आ जाएगा n-1। यहां से देखिए ये एक्सप्रेशन क्या इंडिकेट कर रहा है, जो टाइम है, यहां से देखिए जो टाइम है t1/n, इसको क्या लिख सकते हैं t1/n, इसको इधर कर लीजिए 2.303 अपॉन k लॉग n अपॉन m-1, क्योंकि हमें nth फ्रैक्शन चाहिए था। ठीक ना, nth फ्रैक्शन चाहिए था, तो k इक्वल टू 2.303 अपॉन t 1/n, t के प्लेस पे क्या हो जाएगा 1/n हो जाएगा, क्योंकि t 1/n हमने माना है। तो a अपॉन a माइनस a/n, इसको सॉल्व किया, क्या है t 1/n इक्वल टू 2.303 अपॉन k लॉग n अपॉन n-1। इस एक्सप्रेशन से क्या पता चला आपका, जो nth फ्रैक्शन है वो इनिशियल कंसिडरेशन डिपेंड नहीं कर रहा, क्योंकि इस एक्सप्रेशन में कहीं पर भी इनिशियल कंसिडरेशन नहीं दिया हुआ है। ठीक ना, तो यहां से लिख सकते हैं कि which indicates that the time taken for the completion of nth fraction of the reaction is independent of initial concentration of the reactant रिएक्टेंट के इनिशियल कंसंट्रेशन पर mth फ्रैक्शन का जो टाइम है वो डिपेंड नहीं कर रहा है, ये एक्सप्रेशन इंडिकेट कर रहा है। ठीक, आई होप कि समझ में आया होगा, अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप प्लीज कमेंट में लिखना ना भूलें। ठीक, अब चलते हैं इसके न्यूमेरिकल की तरफ, किस टाइप के आपको न्यूमेरिकल मिल सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से रिलेटेड। ठीक ना, एक नोट करके पॉइंट लिख लीजिए, एक आपको नोट करके पॉइंट लिखना है, वो पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उससे आपके शॉर्टकट क्वेश्चन भी हो जाएंगे और लॉन्ग कट करना चाहे तो उससे भी हो जाएगा। तो नोट में क्या लिखना है आपको, देखिए हमने जो पढ़ा था फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, हमने पढ़ा था कि एक हाफ लाइफ के बाद जो इनिशियल कंसंट्रेशन का कितना बचता था, एक हाफ लाइफ कंप्लीट होने के बाद जो इनिशियल कंसंट्रेशन का हमारा कितना बचता था, हाफ लाइफ के बाद आधा बचता था। तो बट फर्स्ट ऑर्डर के लिए ये जो हम बताने जा रहे हैं ये ओनली फर्स्ट ऑर्डर के लिए वैलिड है, ये जो हम नोट करके पॉइंट लिखा रहे हैं ओनली वैलिड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए वैलिड, जीरो और सेकंड थर्ड के लिए इन सब के लिए वैलिड नहीं है। हमने देखा था कि एक टी हाफ के बाद आपका बचता है इनिशियल का आधा, दो टी हाफ के बाद उस आधे का भी आधा बचेगा, तीसरे टी हाफ के बाद जो आधा का आधा बचा उसका भी आधा हो जाएगा। यानी कि हम इसको लिख सकते हैं कि अमाउंट ऑफ, हेडिंग बना सकते हैं, अमाउंट ऑफ, हेडिंग है ये, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट आफ्टर एन टी हाफ।
ये आपका हेडिंग है, ये हमें निकालना है। एक टी हाफ के बाद, 1 टी हाफ के बाद आपका आधा बचता था, दूसरे टी हाफ के बाद उस आधे का भी आधा, तीसरे टी हाफ के बाद जो आधा का आधा बना उसका भी आधा, यानी कि वो आधा आधा क्या हो जाएगा, घटता जाएगा। तो यहां से हम क्या लिखेंगे आपको, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट आफ्टर 1 टी हाफ। एक टी हाफ के बाद जो अमाउंट बचता है आपका, इनिशियल का आधा, इनिशियल था इसका आधा, तो 1/2, इसको क्या लिख सकते हैं, A0/2। तो 2 टी हाफ बाद कितना बचेगा, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट आफ्टर 2 टी हाफ। 2 टी हाफ का मतलब इसका भी आधा, जो ये बना है इसका भी आधा, तो 1/2 इंटू A0/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 इधर चला आएगा, क्या हो जाएगा, A0 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ये लिख सकते हैं। तो तीसरे टी हाफ के बाद क्या हो जाएगा, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट आफ्टर 3 टी हाफ। तीसरे टी हाफ के बाद कितना बचेगा आपका, इसका भी आधा हो जाएगा, तो 1/2 A0/2 का स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं, A0/2 का क्यूब, ये हो जाएगा आपका। तो एन टी हाफ के लिए भी हम निकाल सकते हैं। ध्यान देना, पॉइंट ये है आपकी नोट करने की, एक टी हाफ के बाद यहाँ पर 2 की पावर 1 है, दूसरे टी हाफ के बाद यहाँ पर 2 की पावर 2 है, तीसरे टी हाफ के बाद 2 की पावर 3 है। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, जो एन टी हाफ है तो 2 की पावर n हो जाएगा आपका। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट आफ्टर एन टी हाफ। यहां से क्वेश्चन आपका पूछा गया है, एन टी हाफ के बाद कितना बचेगा, 1/A0/2 की पावर n, क्या बचा, A0 था, 3 टी हाफ के बाद 2 की पावर 3 है, तो एन टी हाफ के बाद 2 की पावर n हो जाएगा। जितना आपका होगा 1/2 की पावर n, इनिशियल का कितना हो जाएगा, 1/2 की पावर n, यानी कि आपको जितने भी टी हाफ निकालने हैं, कि जो इनिशियल का 10 टी हाफ बाद कितना बचा, 10 टी हाफ बाद कितना बचा, तो इनिशियल का 1/2 की पावर n, n के प्लेस पे क्या हो जाएगा 10। जैसे कि 7 टी हाफ के बाद कितना पूछा, इनिशियल का बचा है, तो 1/2 की पावर 7 इंटू A0 इनिशियल का, ऐसा निकाल सकते हैं। तो यहां से कंक्लूजन में क्या लिख सकते हैं, कंक्लूजन में क्या लिख सकते हैं, the amount of reactant, therefore the amount of reactant left after n t half is the 1/2 की पावर n टाइम्स टू दैट ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन। इनिशियल कंसंट्रेशन है कितना, 1/2 की पावर n हो जाएगा आफ्टर एन टी हाफ पर। क्वेश्चन को करते हैं इस पर बेस, और फिर समझ में आपको आ जाएगा, ठीक ना। तो क्वेश्चन लिख लीजिए आप। तो यहाँ समझ में आया ना कि एन टी हाफ के बाद 1/2 की पावर n इनिशियल का, ठीक। तो क्वेश्चन इस पे करते हैं, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। The half life of a radioactive sample. Question is first. The half life of a radioactive sample. The half life of a radioactive sample is 140 days. 140 दिन. Calculate the fraction of sample left after
700 डेज, 700 दिन बाद कितना बचेगा आपको गिवन है, गिवन दैट द इनिशियल अमाउंट ऑफ सैंपल, गिवन दैट द इनिशियल अमाउंट ऑफ सैंपल इज 1 ग्राम। देखिए अगर कुछ लोगों को फ्रैक्शन नहीं समझ में आ रहा तो फ्रैक्शन का मतलब होता क्या है, जैसे कि आपको 10% बोल दें, ठीक, 10% को अगर फ्रैक्शन में बताना है तो क्या लिखोगे, अगर 10% को फ्रैक्शन में बताना है तो क्या लिखोगे, जब भी फ्रैक्शन में लिखना होता है उसको 100 से डिवाइड कर देते हैं। तो 10% को फ्रैक्शन में लिखना है तो 10/100 कितना हो जाएगा आपका 1/10, दैट इज कितना हो जाएगा आपका 0.1, ये हो जाएगा। यानी कि 10% का मतलब कितना आ जाएगा 10/100, 10/100 का मतलब 1/10, 1/10 का मतलब 0.1, इसका 0.1 रिएक्टेड हो गया। जो अमाउंट रिएक्ट किया है कितना 0.1, कितने में से 1 में से, 1 में से 0.1 रिएक्ट कर गया। फ्रैक्शन का सिंपल सा मतलब, जैसे कि 5% का फ्रैक्शन कितना होगा, 5 का फ्रैक्शन निकालोगे तो डिवाइडेड बाई 100 कितना आ जाएगा आपका, 5 का निकालोगे तो 5/100 जो भी आएगा, 1/20 तो 1/20 आ जाएगा। ठीक, 1/20 पार्ट आपका 1 में से निकल गया तो 1/20 क्या है आपका रिएक्ट हो गया है। ठीक, तो ये फ्रैक्शन का मीनिंग होता है। अभी और समझाएंगे इसको डिटेल में। क्वेश्चन को समझते हैं, दिया क्या है आपको, देखिए कह रहा दी हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव सैंपल, जब रेडियो एक्टिव कभी भी दे, हम रेडियो एक्टिव पढ़ाएंगे इसी के बाद आपको, तो रेडियो एक्टिव कभी भी बोल दे सैंपल तो ऑल रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस जो काइनेटिक्स को फॉलो करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करते हैं। तो यहाँ से ये पॉइंट लिख लेना, जो रेडियो एक्टिव सैंपल होते हैं, जो रेडियो एक्टिव सैंपल होते हैं, अगर रेडियो एक्टिव सैंपल दिया है और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपको नहीं दे रखा तो लिख लेना ये हमेशा कौन से फॉलो करते हैं, फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। रेडियो एक्टिव सैंपल जो है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करते हैं। अगर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रहे हैं तो जो भी फर्स्ट ऑर्डर की आपके इक्वेशंस होंगे वो उनको फॉलो करेंगे, ठीक ना। तो रेडियो एक्टिव सैंपल मतलब वो फर्स्ट ऑर्डर दे रखा है, ठीक। और पूछा है कि अमाउंट फ्रैक्शन ऑफ सैंपल कितना लेफ्ट है, कितना बचा है, फ्रैक्शन ऑफ सैंपल लेफ्ट आफ्टर 700 दिन बाद, 700 डेज बाद कितना बचा है। इनिशियल अमाउंट कितना दे रखा है 1 ग्राम, ठीक। क्वेश्चन को मैं रफ कर रहा हूं, दिमाग में रख लेना। देखो दिया क्या है यहाँ पर, क्वेश्चन में आपको जो दिया है सॉल्यूशन, गिवन टी हाफ इक्वल टू, दो तरीकों से करेंगे इसको हम, टी हाफ इक्वल टू 140 डेज, जो हाफ लाइफ आपका है 140 दिन दे रखा है, और पूछा है कि अमाउंट कितना बचेगा कितने दिन बाद, 700 दिन बाद, 700 दिन बाद कितना फ्रैक्शन ऑफ सैंपल लेफ्ट, क्या निकालना है, फ्रैक्शन ऑफ सैंपल लेफ्ट कितना बचा है, ठीक। देखो इसके तरीके हैं, पहला तरीका लिख लो, और आपका इनिशियल अमाउंट यानी कि A0 कितना दे रखा है 1 ग्राम, ये दे रखा है। एक तो तरीका ये है कि हमने जो बताया है वही तरीका को फॉलो करते हैं। क्या बताया हूं कि अगर 1 ग्राम दिया है, 1 ग्राम दिया है तो 1 ग्राम से x का टी हाफ कितना दे रखा है 140 डेज, 140 डेज 140 दिन बाद कितना, 1 ग्राम का कितना हो जाएगा 1/2। इतना अगर पॉइंट क्लियर है तो हमने कहा था कि 2 टी हाफ बाद इसका भी आधा हो जाएगा, तो दूसरे टी हाफ पे निकाल लो, दूसरे टी हाफ पे इतना दिन और लगेगा, 140 दिन और लगेगा, और इसका भी क्या हो जाएगा आधा, कितना हो जाएगा इसका आधा 1/4। एक टी हाफ और लगा दो, 1 टी हाफ और लगा दो, 140 दिन और लगेंगे, कितना हो जाएगा 1/4 का 1/8 हो जाएगा। अब देखो पूछा है 700 दिन बाद, तो अभी तो मेरे पास कितने हुए हैं 700 डेज बाद पूछा है, 14 140 दूना 280 300 420 डेज, 42 420 डेज बाद कितना बचा 1/8, तो पूछा कितने पे 700 दिन बाद, तो फिर और आगे चलना पड़ेगा, 140 दिन और लगेंगे, 140 डेज और लगेंगे, और कितना हो जाएगा आपका 1/16, और आपके फिर से लगेंगे आपके कितने 114 डेज, कितना बचेगा 1/32। तो बात को समझना, हमने कहा था एन टी हाफ बाद उसका जो आधा का आधा 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 घटता चला जाएगा, 1 टी हाफ लगाया 1 का हाफ हो गया,
दूसरा टी हाफ फिर लगेगा, इसका भी आधा हो जाएगा। जो हमने फॉलो किया था प्रोसीजर को पहले नोट करके, वही पॉइंट में फॉलो कर रहा हूँ। फिर 140 दिन लगेंगे, इसका भी आधा हो जाएगा। फिर 140 दिन, इसका भी आधा। फिर 140 दिन, इसका भी आधा। तो देखिए यहाँ पर काउंट करना, 140, 280, 420, 560 और कितना हो गया 700। तो 700 दिन बाद कितना बचा आपका 132। यही तो पूछा है कि 700 दिन बाद कितना फ्रैक्शन ऑफ सैंपल बचेगा। तो 1/32, 1 का 1/32 बचेगा। पहले 1 ग्राम था, बचा कितना अब 1/32। कितने दिन बाद 700 दिन बाद। ये पॉइंट क्लियर है। क्वेश्चन आई होप कि इसका सोल्यूशन क्लियर होगा। दूसरा तरीका और देख लेते हैं कि और शॉर्टकट इसको कैसे कर सकते हैं। देखो डायरेक्टली फॉर्मूला मैंने लिखाया था कि फ्रैक्शन ऑफ सैंपल लेफ्ट, फ्रैक्शन ऑफ सैंपल लेफ्ट आफ्टर एनटी हाफ। एनटी हाफ के बाद फ्रैक्शन ऑफ कितना बचेगा सैंपल लेफ्ट 1/2 की पावर n ऑफ इनिशियल। इनिशियल का 1/2 की पावर n। अब बात फंसी कहां पे, ये n की वैल्यू पे। n की वैल्यू जब भी निकालना है, n का मतलब नंबर ऑफ टी हाफ। n जो आपका क्या है नंबर ऑफ टी हाफ। कैसे निकाल सकते हो, तो n की वैल्यू जितना टाइम बाद पूछा है 700 टाइम बाद पूछा है, कितना हाफ लाइफ दिया है 140, कितना आ जाएगा 5। n की वैल्यू कितना आ गई आपकी 5। ठीक, तो जितना टाइम बाद पूछा है सैंपल 700 बाद पूछा है, कितना बचेगा। और आपका टी हाफ कितना दे रखा है 140 से डिवाइड कर दो, 5 आ गया है। आप डायरेक्टली यहां से कर सकते हैं। इनिशियल अमाउंट 1 दे रखा है 1 ग्राम, 2 की पावर इनकी वैल्यू 5 आ गई, कितना आ गया 1/32। दूसरा तरीका ये है। अब समझते हैं फ्रैक्शन की मीनिंग होती क्या है, फिर उस पर बेस एक और क्वेश्चन। देखो यहाँ पर तो डायरेक्टली था कि आधा का आधा आधा करते चले गए क्योंकि टी हाफ दिया था। बट अगर टी हाफ दिया है और बीच का कुछ पूछा तो हम कैसे कर सकते हैं, तो समझते हैं क्वेश्चन के थ्रू। जैसे फ्रैक्शन की मीनिंग होती क्या है, लिख लेना मीनिंग ऑफ फ्रैक्शन। मीनिंग ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का मतलब होता क्या है। जैसे कि हम मान लें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या है, ए से प्रोडक्ट है, टाइम टी बराबर 0 पर, टाइम टी बराबर 0 पर हम इनिशियल कंसंट्रेशन इसका ए नॉट मान लें, इसका कुछ नहीं बनेगा टाइम टी बराबर 0 पर। टाइम टी पर हम मान लेते हैं कि इसका एक्स मोल रिएक्ट कर रहा है, ठीक, तब प्रोडक्ट कितना बनेगा कोई मतलब नहीं, लेकिन अगर स्टोइकोमेट्रिक 1 है तो ये यहाँ पर भी एक्स बन जाएगा। ठीक, इसका रिएक्टेड अमाउंट निकालोगे तो कितना हो जाएगा एक्स, क्यों, क्योंकि ए नॉट से ए नॉट कैंसिल प्लस एक्स, तो आपका रिएक्टेड अमाउंट कितना आ गया एक्स। जब भी आप बात करें जैसे कि इनिशियल का कितना रिएक्ट कर रहा है, इनिशियल का कितना रिएक्ट कर रहा है, तो कितना रिएक्ट कर रहा है यहाँ पर इनिशियल से एक्स। इनिशियल ए नॉट था, ए नॉट से एक्स रिएक्ट कर रहा है, तो यहां से क्या लिख सकते हैं कि ए अपान ए नॉट, ए अपान ए नॉट इनिशियल में से कितना गायब हो रहा है। इनिशियल में से ए नॉट माइनस एक्स आया, ए की वैल्यू कितनी ए नॉट माइनस एक्स, उसकी क्या है रिएक्ट हो रहा है, और ए नॉट में से एक्स निकल रहा है, तो ये टाइम टी पर है, तो अगर निकालना ए अपान ए नॉट, बात को समझना, यहाँ पर क्या हो जाएगा ए नॉट, ए के प्लेस पे क्या हो जाएगा ए नॉट माइनस एक्स अपान ए नॉट। इनिशियल से कितना निकल गया एक्स, हम फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं, यहाँ इसको सॉल्व करोगे ए नॉट अपान ए नॉट कैंसिल, तो 1 माइनस एक्स अपान ए नॉट। आपका ये जो आएगा ये है फ्रैक्शन ऑफ सैंपल लेफ्ट, फ्रैक्शन ऑफ सैंपल लेफ्ट। कितना बचा है बात को समझना, यहाँ पर ए अपान ए नॉट अगर निकाल रहे हो, ए अपान ए नॉट मतलब टाइम टी पर ये कंसंट्रेशन और इनिशियल कंसंट्रेशन, टाइम टी पर कितना रिएक्ट किया है इनिशियल से, वो आपका क्या होता है फ्रैक्शंस होते हैं। तो ए के प्लेस पे हम क्या लिख दिए यहाँ पर ए नॉट माइनस एक्स, इसको सॉल्व किया 1 माइनस एक्स अपान ए नॉट, 1 माइनस ए 1 था, इनिशियल कंसंट्रेशन कोई भी होता है फ्रैक्शन मतलब 1 हमेशा होगा, वो इनिशियल 1 से कितना रिएक्ट कर गया एक्स अपान ए नॉट, तो फ्रैक्शन बचा कितना 1 में से जितना रिएक्ट किया उसको घटा देंगे। 1 में तुम्हारा इनिशियल था, 1 में से एक्स अपान ए नॉट घट गया, तो जो बचा आपका क्या है फ्रैक्शन ऑफ सैंपल लेफ्ट, ये बच जाएगा। तो एक्स अपान ए नॉट को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स अपान ए नॉट इज, मैं थोड़ा सा रफ कर रहा हूं, एक्स अपान ए नॉट क्या हो जाएगा आपका, एक्स अपान ए नॉट इज फ्रैक्शन ऑफ सैंपल रिएक्टेड, फ्रैक्शन ऑफ
सैंपल रिएक्टेड, जो रिएक्टेड सैंपल है वो है। देखिए एक्स अपान ए नॉट क्या है, ए नॉट में से ए नॉट कितना है, फ्रैक्शन की अगर बात करते हैं तो 100 जैसे माने हो तो फ्रैक्शन उसका 1 हो जाएगा। ठीक, तो 1 इनिशियल है आपका, इसमें से कितना फ्रैक्शन गया है, एक्स अपान ए नॉट, इनिशियल से एक्स अपान ए नॉट ये रिएक्ट कर गया है, तो आपको जो बचेगा फ्रैक्शन ऑफ सैंपल लेफ्ट बच जाएगा। 1 में से कितना रिएक्ट कर गया, तो एक्स अपान ए नॉट क्या है, फ्रैक्शन ऑफ सैंपल रिएक्टेड। ठीक, अब इस पर एक क्वेश्चन करते हैं फिर आपको समझ में आ जाएगा। सुक्रोज अंडरगोज एसिडिक हाइड्रोलिसिस, सुक्रोज अंडरगोज एसिडिक हाइड्रोलिसिस, सुक्रोज का एसिडिक हाइड्रोलिसिस होता है टू फॉर्म ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज according to first order kinetics, according to first order kinetics, first order kinetics के अनुसार the first order kinetics of, according to first order kinetics, if t half of the reaction का t half दे रखा है, if t half of the reaction is 3 घंटे, 3 hours दे रखा है t half, calculate the fraction of sample left, fraction of sample left after time t equal to 8 hour, given भी दिया है, given that anti-log 0.8024 इक्वल टू 6.345 ये दे रखा है। देखो क्वेश्चन को समझना, कह रहा है कि सुक्रोज एसिडिक हाइड्रोलिसिस जब होती है तो ग्लूकोज बनाता है और फ्रक्टोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के द्वारा। ठीक, टी हाफ दे रखा है 3 घंटे, अगर टाइम हाफ लाइफ पीरियड इसका 3 घंटे है तो कह रहा है फ्रैक्शन ऑफ सैंपल लेफ्ट आफ्टर 8 घंटे बाद, हाफ लाइफ 3 है तो 3 घंटे बाद आधा बचता है तो 8 घंटे बाद कितना बचेगा, एंटी लॉग दे रखा है। तो बात को समझना है यहाँ पर, अगर 3 घंटे बाद हाफ बचता है तो 3 और लगाओगे, 6 घंटे बाद उसका भी आधा बच जाएगा, फिर 3 घंटे और लगाओगे तो 9 घंटे हो जाएंगे, 9 घंटे उस आधे का भी आधा बचेगा, यानी 3 बार आधा करना, 2 बार आधा करना पड़ेगा, आधे का भी आधा। बट यहाँ पर 8 घंटे पूछा, 9 घंटे के लिए पूछता तो वो हम तरीका फॉलो कर सकते थे, लेकिन पूछा है बीच वाले का 8 आवर्स का, 7 घंटे का पूछता है तब भी हमको वो तरीके से न निकलता, तो ये बीच वाला दिया, बीच वाले के लिए हमने मीनिंग पढ़ लिया फ्रैक्शन का। तो हमें निकालना क्या है, फ्रैक्शन ऑफ सैंपल लेफ्ट आफ्टर 8 आवर, फ्रैक्शन ऑफ सैंपल लेफ्ट आफ्टर 8 आवर, यानी कि हमें क्या पूछा है, फ्रैक्शन ऑफ सैंपल लेफ्ट का मतलब क्या है, फ्रैक्शन ऑफ सैंपल लेफ्ट का मतलब क्या पूछा है, फ्रैक्शन ऑफ सैंपल लेफ्ट, फ्रैक्शन ऑफ सैंपल लेफ्ट का मतलब ए अपान ए नॉट पूछा है आपसे, ए अपान ए नॉट पूछा है। कैसे निकालोगे ए अपान ए नॉट, आपके पास इसके लिए एक ही रिलेशन होता है, के इक्वल टू 2.303 अपान टी लॉग कंसंट्रेशन ए नॉट अपान ए। हमें देख लो चाहिए क्या, ए अपान ए नॉट, ए अपान ए नॉट चाहिए, और यहाँ पर ए नॉट अपान ए है, यानी कि पहले इसको निकाल ले फिर इसका इनवर्स कर दें तो आपका आ जाएगा, यहाँ पर ये देखो ए अपान ए नॉट कंसंट्रेशन एट टाइम टी अपान इनिशियल कंसंट्रेशन, इसका हम उल्टा कर दें, इनवर्स कर देंगे लास्ट में, पहले ये निकाल लें फिर इसका इनवर्स कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, कितना सैंपल बचा है इनिशियल का। ठीक, तो करते हैं यहाँ पर कैसे सॉल्व करना पड़ेगा इसको। देखिए के तो वैल्यू दे नहीं रखी, टी हाफ दे रखा है, और टी हाफ के का रिलेशन क्या होता है, के इक्वल टू 0. फर्स्ट आर्डर के लिए 0.693 अपान टी हाफ इक्वल टू 2.303 अपान टी लॉग ए नॉट अपान ए, इसी को खाली आगे बढ़ाना है, इसको क्या लिख सकते हैं, लॉग ए नॉट अपान ए
log ए नॉट अपान ए इक्वल टू हो जाएगा 0.693 इंटू टी के प्लेस पे क्या लिख देंगे, टी कितना है तुम्हारा 8 घंटे बाद पूछा है, तो इंटू 8 आवर अपान 2.03 नीचे आ जाएगा। थोड़ा सा वैल्यूज को पुट कर देते हैं, दिक्कत हो जाएगी आपको समझने में थोड़ा। यहां से क्या लिख सकते हैं 0.693 अपान टी हाफ की वैल्यू आपको दे रखी है 3 घंटे, 2.303 अपान टी की वैल्यू 8 घंटे बाद पूछा है, कितना बचेगा लॉग ए नॉट अपान ए। ठीक, अब इसी को आगे करते हैं और निकालते हैं वैल्यू। यहां से देखिए लॉग ए नॉट अपान ए इक्वल टू 0.693 इंटू 8 आवर्स, ये आवर काट दो, ये इधर दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 0.693 इंटू 8 अपान 3 इंटू 2.303 ये आ जाएगा। ठीक, इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा ए नॉट अपान ए इक्वल टू 0.8024। ठीक, अब क्या ले लोगे एंटीलॉग, एंटीलॉग दोनों साइड ले लो, इसका एंटीलॉग लोगे तो क्या हो जाएगा एंटीलॉग लॉग, सिंपली क्या बचेगा ए नॉट अपान ए, लॉग का एंटीलॉग लोगे तो एंटीलॉग लॉग दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, इसका क्या बचेगा एंटीलॉग 0.8024 और इसकी वैल्यू आपको दे रखी है, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 6.345, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी 6.345। अब देखो हमें आ गया, मालूम हो गया ए नॉट अपान ए, तो चाहिए क्या था फ्रैक्शन ऑफ सिंपल लेफ्ट में ए अपान ए नॉट, तो इसका इनवर्स कर दो तो आपका आ जाएगा यहां से फ्रैक्शन ऑफ सिंपल लेफ्ट आफ्टर 8 आवर, फ्रैक्शन ऑफ सैंपल लेफ्ट आफ्टर 8 आवर, 8 आवर बाद कितना बचेगा आपका ए अपान ए नॉट, इनिशियल का कितना बचेगा तो 1/6.345, ये जो आपका आ गया है ए नॉट अपान ए, इसको उलट दिया क्या बचेगा 0. इसका आंसर कितना आएगा, सॉल्व कर लीजिएगा, शायद 0.157 आएगा, कैलकुलेट कर देना। हाँ ठीक है 0.157 वैल्यू आ जाएगी, कितना बचेगा जितना इनिशियल था उसका कितना बचेगा 0.157। इसको कैसे लिख सकते हो ए इक्वल टू ये लेफ्ट वाला है ना टाइम टी पर क्या आ जाएगा 0.157 इंटू ए नॉट, इनिशियल का कितना बचा 0.157, इनिशियल मैंने ए नॉट माना था और ये क्या है अमाउंट ऑफ बची हुई अमाउंट, ए का मतलब टाइम टी पर कितना बचा हुआ अमाउंट, ठीक, तो 0.157 ए नॉट का बचेगा। क्लियर है, तो ऐसे आपको करना है। तो आई होप को ये क्लियर होगा क्वेश्चन और उसका सोल्यूशन भी। चलते हैं कुछ और क्वेश्चन करते हैं। ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज ए रेट कांस्टेंट, देखिए एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज ए रेट कांस्टेंट 1.15 into 10 to the power -3 second inverse. How long will 5 gram of this reactant take to reduce
take to reduce to 3 ग्राम। देखो क्वेश्चन में कहा क्या गया है, कह रहा है कि एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जिसका रेट कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है 1.15 इंटू 10⁻³ सेकेंड इनवर्स। सेकेंड इनवर्स से भी पता चल जाता है कि फर्स्ट ऑर्डर है। हाउ लॉन्ग विल, कह रहा है कितना टाइम, हाउ लॉन्ग मतलब कितना टाइम, विल 5 ग्राम ऑफ 5 ग्राम रिड्यूस हो रहा 3 ग्राम में, यानी कि ये इनिशियल अमाउंट है और फाइनल अमाउंट कितना है 3 ग्राम। 5 से 3 ग्राम होने में कितना टाइम लग रहा है। क्वेश्चन को समझना, ये क्या दे रखा है, रेट कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है, इनिशियल अमाउंट 5 ग्राम दे रखा है, फाइनल अमाउंट टाइम टी पर कंसिडरेशन 3 ग्राम दे रखा है। अब कह रहा है इस पे कितना आपका टाइम लगेगा, तो वही एक्सप्रेशन लगा दो, 5 से 3 ग्राम होने में कितना टाइम लगेगा जब रेट कांस्टेंट ये दिया है। ठीक, तो हमारा एक्सप्रेशन क्या था, k इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ए नॉट अपॉन ए, सब कुछ तो दे रखा है। k की वैल्यू 1.15 इंटू 10⁻³ सेकेंड इनवर्स, ए नॉट का कंसंट्रेशन कितना दे रखा है 5 ग्राम और कंसंट्रेशन एट टाइम टी कितना दे रखा है 3 ग्राम। वैल्यू पुट कर दो, यहाँ से क्या आ जाएगा, टी को इधर कर लो, टी को इधर कर लिया 2.303 अपान के को इधर कर लिया, के की वैल्यू 1.15 इंटू 10⁻³ सेकेंड इनवर्स, लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन 5 दे रखा है और ये 3 दे रखा है। वैल्यू सॉल्व कर लोगे, यहाँ इसको सॉल्व करोगे टाइम कितना लग जाएगा, यहाँ पर 2.303 अपान 1.15 इंटू 10⁻³ ध्यान देना जो टाइम है सेकेंड इनवर्स रेट कांस्टेंट है तो टाइम कितने आएगा सेकेंड में आएगा। log 5 की वैल्यू log 5 माइनस log 3। देखिए जब भी log में आपको 10 तक log की वैल्यू रटी होनी चाहिए। मैं यहाँ पर कुछ log की वैल्यूज लिख रहा हूँ, इसको हमेशा याद रखना, कभी भूलोगे नहीं। तो log की वैल्यूज को कैसे याद रखना है, इसको साइड में लिख लीजिए। देखिए log 1 की वैल्यू आपकी होती 0, log 2 की वैल्यू होती 0.3010, log 3 की वैल्यू होती 0.4771, log 4 की वैल्यू जब भी निकालना है 2 की वैल्यू को दूना कर दो। log 4 को कैसे लिख सकते हैं, log 2 स्क्वायर, और log 2 स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 2 log 2, तो दूना हो गया ना log 2 का, कितना आ जाएगा 0.6020। इतनी वैल्यू आपको याद रखनी है। अब तरीका है, अब log 5 log 6 log 7 की वैल्यू कैसे आपको रटना है, कैसे याद करना है, तो यहाँ से समझ सकते हैं कि log 4 तक अगर वैल्यू याद है, log 3 तक वैल्यू याद है, सभी की वैल्यू आपको निकालना आ जाएगा। कैसे, log 5 की वैल्यू में सिर्फ क्या जोड़ना है, यहाँ पर जो 60 है जनरली क्या होता है आपको 0.2 डेसिमल, 2 नंबर न्यूमेरल डेसिमल तक आपसे पूछता है, तो 2 तक तो हम आपको सिखाई दे रहे हैं। 60 में 9 जोड़ दीजिए, 69 हो गया log 6 के लिए, log 6 के लिए। अब एक एक घटाते जाइए, पहले मैंने 9 सबसे जो इकाई डिजिट में होता है 1 डिजिट में वर्ड होता है 9 होता है न्यूमेरल, ठीक, तो 9 जोड़ दिया। अब कितने जोड़ेंगे, एक एक घटाते जाइए, 8 जोड़ दोगे, 69 में 8 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 77। log 7 के लिए 77, 8 जोड़े थे, अब कितना जोड़ेंगे 7, तो 77 3 80 4 84 84 हो जाएगा 0.84। अब log 8 की वैल्यू निकालना है, तो log 8 इक्वल टू यहाँ पर कितने जोड़े थे 7, अब कितना जोड़ दोगे 6, तो एक एक घटाते जाना है, कितना आ जाएगा 90। log 9 की वैल्यू बताना है, तो कितना जोड़े थे यहाँ पर 6, अब कितना जोड़ने, एक और घटा दो 5 जोड़ना है 95.95, और log 10 की वैल्यू तो आपको मालूम है 1 होती है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। log 5 के लिए पहले मैंने 60 में 9 जोड़ा, फिर 8 जोड़ा 6 के लिए, log 7 के लिए फिर 7 जोड़ा, फिर 6 जोड़ा, फिर 5 जोड़ा, फिर 5 जोड़ा, खत्म बात। ये आपकी आ गई log की सीरीज, और सभी वैल्यू आप ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है, रटना नहीं पड़ेगा आपको, क्योंकि log आपका इलेक्ट्रो में भी आएगा और log काइनेटिक्स में भी आएगा, तो इसकी वैल्यूज तो आपको रटे होने चाहिए। तो अब यहाँ पे आ जाइए, मैं log की वैल्यू रख रहा हूँ, तो t इक्वल टू हो जाएगा आपका 2.303 अपान 1.15 इंटू 10⁻³ log 5 की वैल्यू होती है 0.6991 माइनस log 3 की वैल्यू 0.4771। इसको जब
सॉल्व करोगे तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी। देखिए मैं यहाँ पर आंसर डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ। जब इसको सॉल्व करोगे तो 443.8 सेकेंड, यानी कि अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 444 सेकेंड आ जाएगी। इसको जब सॉल्व करोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 444, 444 सेकेंड आ जाएगी वैल्यू। ठीक ना, तो आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसको रफ कर रहा हूं। कितना टाइम, 50 मिनट। चलिए आज के लिए मैं इतना रखता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट और आपको क्वेश्चन अभी कराने, हमारे ज़्यादा क्वेश्चन इस वीडियो लेक्चर में नहीं हो पाए, तो एक हमें और लेक्चर बनाना पड़ेगा क्वेश्चंस के लिए, न्यूमेरिकल के लिए। ठीक, तो आपको देखिए यहाँ पर जो भी क्वेश्चन कराए हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, करेक्टरिस्टिक बिल्कुल तैयार होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं कुछ ही क्वेश्चंस करा पाया हूँ। अभी आपको 8 से 10 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में फिर लेके आएंगे। तो वो वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं रहेगा, ज़्यादा टाइम का नहीं बनाऊंगा मैं, 30-40 मिनट का ही बनाऊंगा। उसमें आपके जितने फर्स्ट ऑर्डर के क्वेश्चंस और हैं, हर एक टाइप के बिल्कुल अलग अलग सब टाइप के, हर एक रिएक्शन बिल्कुल सेम मैच नहीं करेंगे, हर एक रिएक्शन का अलग अलग टाइप होगा। तो हर एक क्वेश्चन में अलग अलग टर्म से, अलग टाइप से करवाऊंगा। ठीक, तो नेक्स्ट लेक्चर 9 में वो आएगा। ठीक, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि 50 मिनट की वीडियो हो चुकी है। तो ये वीडियो प्लीज शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक ना, तो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, बाय बाय।